वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत द्वितीय समूह को एकत्र करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। द्वितीय समूह एकत्र किस प्रकार से किया जाता है, द्वितीय समूह को जो कलेक्शन जो होता है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हमने आज का बिंदु हेडिंग डाल दी, विद्यार्थी द्वितीय समूहों का संग्रह है, वही हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है। हेडिंग वही द्वितीय समंक, द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के बारे में अध्ययन करने से पहले आप सबको बता दूं, हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है आपको पूछने का प्रयास कीजिए, आपको उस प्रश्न का या उस क्वेश्चन का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा सेकंड डाटा हमने पूर्व वाली क्लास में जो मैंने बताया था आपको सेकंड डाटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी ऐसा कोई भी समंक या ऐसा कोई भी डाटा जो दूसरी बार प्रयोग में लिया जा रहा है, यानी पूर्व में उस समंकों का एवं डाटाओं का प्रयोग कर चुके हैं हम, और पुनः उस डाटा का किसी अन्य अनुसंधान व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में किया जा रहा है, तो वे समंक जो होंगे हमारे वे क्या कहलाएंगे बच्चों, सेकेंडरी डाटा अर्थात द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अब हमने द्वितीय समूह को एकत्र तो कर लिया, अब एकत्र करते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए वो स्पेशल बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो हमारा हेडिंग वो सेकंड डाटा है, इसलिए सेकंड डाटा में कि द्वितीय समूहों को एकत्र करते समय सावधानियां, द्वितीय समूहों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए इन समूहों को प्रयोग में लाते समय निम्न सावधानियां जो ध्यान रखने योग्य जो हमारी बातें बताई गई हैं, निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना है, जब भी समूह को एकत्र किया जाएगा तो एकत्र करने से पहले उस प्रगणक की या उस सूचक की या उस अनुसंधानकर्ता की जो दायित्व होता है, यह दायित्व होता है कि उन समूहों की एक बार जांच कर ले कि वो समूह जो एकत्र किए गए हैं सही किए गए हैं नहीं, ये गलत किए गए हैं तो क्यों किए गए हैं, गलत किस प्रकार से हो गए हैं वो समूह, उनके बारे में बताया। थोड़ी 2-3 लाइन लिख लीजिए पहले। द्वितीय समूहों को प्रयोग में, फिर आपको इस बारे में बता दूंगा मैं, द्वितीयक समूहों को प्रयोग में लाने से पूर्व द्वितीय समूहों को प्रयोग में लाने से पूर्व उन समूहों की भली प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। यानी उन समूहों को भली प्रकार से जांच कर लेना चाहिए कि जो समूह हमने एकत्र किए गए हैं वो किस प्रकार से सत्य है, नहीं असत्य है तो किस सीमा तक वो समूह असत्य किए गए हैं। क्यों करना चाहिए ये, क्योंकि वे समंक पूर्व वाली कोई भी जो हमारी अनुसंधानकर्ता की जो फर्म होगी, पूर्व वाली संस्था के उद्देश्य के लिए पूर्व वाली संस्था के
उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य जो हमने सेकेंडरी डाटा का उपयोग कर रहे हैं वे समंक पूर्व वाली किसी संस्था के द्वारा प्रयोग में लाए जा चुके हैं, और जो वे समंक एकत्र किए गए थे पूर्व वाली जो संस्था थी उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्र किए गए थे। इसलिए उन समंकों को हमें पूर्व में क्या कर लेना चाहिए बच्चों, जांच कर लेनी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वे समंक हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे संस्था के उद्देश्य के लिए सहयोगी होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, बच्चा क्या करता है, जैसे कोई बच्चा सक्सेस होता है, सफलता के बिंदु पर पहुंच जाता है, तो विद्यार्थी उसी का अनुसरण करता है कि वह विद्यार्थी 12 घंटे अध्ययन करता था, मैं भी 12 घंटे अध्ययन करूंगा। तो उस विद्यार्थी का मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि उस विद्यार्थी को यह नोटिस करना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। जिस विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त कर ली उसका उद्देश्य क्या था और आपका उद्देश्य क्या है। यदि आपका उद्देश्य उसी के अनुसार है, उसी के अनुरूप है, तो आप उसी के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन माना यदि आपका उद्देश्य दूसरा है, अलग प्रकार का है, तो आप उसके किए गए कार्यों को आप स्वतः नहीं अपना सकते। यदि आपने अपना लिया तो आपको असफलता प्राप्त होगी। आपको साहब मैंने इतनी मेहनत कर ली फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, इस प्रकार के तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। तो विद्यार्थी कहाँ से करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, विद्यार्थियों को। तो कहने में अपने पहले उद्देश्य और निर्धारित करना चाहिए, आपके उद्देश्य क्या है, या जिन डाटा का आप उपयोग कर रहे हो वे डाटा भी आपके उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। आगे चलने पहले कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं। द्वितीय समंकों में देखिए, द्वितीयक समंकों को एकत्र करते समय अनेक प्रकार की कमियां, जब वो एकत्र कर लिया जाता है अनेक प्रकार की कमियां प्रकट होती है। वो कमियां कौन सी है, कमियां प्रकट होती है जैसे के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। वो बताया गया है सामान्य तौर पर कि वो अन्य जो कमियां बताई गई है वो कमियां कौन सी हमारी, जैसे के रूप में लिख देते हैं हम। जैसे नंबर 1 पहला बिंदु लिखिए, जैसे अनुसंधानकर्ता का पक्षपाती होना। कैसा होना बच्चों, अनुसंधानकर्ता का पक्षपाती होना। कई बार होता क्या है, अनुसंधानकर्ता भेदभाव वाली भावना से करता है कुछ कार्य का, तो इसलिए हमें द्वितीय समूह समय करते समय इस प्रकार कमी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा बिंदु क्या है, नंबर 2, सूचनाओं का विशुद्ध प्राप्त होना। सूचनाओं का विशुद्ध प्राप्त होना, दूसरा गुण यह बता दिया गया। और तीसरी गुण बताई गई अपूर्ण व अविश्वसनीय। नंबर 3, अपूर्ण व अविश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत होना, डाटा प्रस्तुत होना आदि ये कमियां सामान्य तौर पर जब द्वितीय समंकों का प्रयोग हम करते हैं तो उस समय हमारे सामने आती है। ये कमियां बताई गई हैं, ये कमियां सामान्य तौर पर हमारे सामने प्रकट होती है। कौन कौन सी कमियां थी, नंबर 1 पहली कमी थी अनुसंधानकर्ता का क्या होना बच्चों, पक्षपाती होना, भेदभाव वाली भावना, सूचनाओं का विशुद्ध प्राप्त होना, सूचनाएं गलत प्राप्त हो जाना,
और अपूर्ण व अविश्वसनीय डाटा प्रस्तुत होना। इसका एक उदाहरण सुनते हैं, अविश्वसनीय क्या कहलाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एक बार दौड़ प्रतियोगिता है, पुलिस भर्ती निकल रही थी, तो दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। किसका? दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। तो उस आयोजन के अंतर्गत किसी कमिश्नर साहब का एक बेटा था, वो भी दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हो गया। तो जो व्यक्ति जांच अधिकारी है उसे कहा कि साहब एक कमिश्नर साहब का बेटा है, क्या करना है, इस विद्यार्थी को आगे पहुंचाना है, इसको फेल नहीं करना है, पास करना है। आंकड़ा क्या हो, विद्यार्थी ने जो 200 मीटर की, हम ऐसे कहते 2 किलोमीटर की या फिर 1 किलोमीटर की जो दौड़ थी, उस दौड़ को उसने लगभग पार कर लिया 10-20 मिनट में कर लिया। चलो ऐसे मान लेते हैं 20 मिनट में पार की विद्यार्थी। वास्तविक में बताइए, वास्तविक जब आंकड़े आगे वाले डिपार्टमेंट के पास भेजे गए तो 20 मिनट को कर दिया गया, कितना? 15 मिनट। साहब किसने बताया, साहब ये कमिश्नर साहब का बेटा है तो इसकी कर दो 15 मिनट कर दी। आगे जब फाइल पहुंची, साहब बताया कमिश्नर साहब का बेटा है ये, तो इसकी ऑफर, तो उन्होंने कहा 10 मिनट में 2 किलोमीटर पार कर दी। फिर आगे पहुंचा, इस प्रकार से क्रम पर आगे 5 मिनट पहुंच गया। यानी विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला था कि 5 मिनट में 2 किलोमीटर की यात्रा को उसने बक्कर पार कर दिया। ऐसे धीरे धीरे आंकड़ा, ये क्या हो गया आंकड़ा, ये आंकड़ा अविश्वसनीय हो गया, विश्वास योग्य नहीं रहा है हमारा आंकड़ा। क्या है बच्चों? विश्वास योग्य। कि आप जब 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी है उसको 5 मिनट कह दो या 4 मिनट कह दो साहब, ये अच्छा सूचना आगे पहुंची। तो इस प्रकार के जो डाटा जब प्रस्तुत हुए, जब बड़े से बड़े अधिकारी ने पढ़ा कि साहब फला फला कमिश्नर का जो बेटा था उसने 4 मिनट या 3 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी को पार कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया, अविश्वसनीय। तो इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जो विश्वास योग्य जन नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य हो गया। सेकेंडरी डाटा का जो उपयोग किया जाएगा तो हमें ध्यान रखना चाहिए अविश्वसनीय आंकड़े कभी प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। समझ आ गया ये उदाहरण आपको शायद? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अध्ययन करने से पहले इसको लिख लेना सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, समझ आ गया सर? मेरे साहब जो उदाहरण जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये दौड़ वाला उदाहरण बताया अविश्वसनीय आंकड़ों के लिए। इस प्रकार से अविश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। वैसे ये हमारे लिए प्राइमरी डाटा हो गया, लेकिन फिर भी उदाहरण बन जाता है अविश्वसनीय के लिए। ठीक है, अब इसके लिए कई विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। किसने क्या कहा, किसने कहा है, विद्वान रहे बहुत बड़े चर्चित, जिसका नाम हम पूर्व में कई बार अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो विद्वान रहे हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं। हो गया, ले लिया इसकी रोड, आगे चलते हैं। बाएं ये हेडिंग डाल लीजिए, प्रोफेसर किसके अनुसार बच्चों, आपको क्या पता, बताऊंगा तो मैं ना। तो देखिए प्रोफेसर बावले के अनुसार, हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान भी रहे हमारे बावले साहब। प्रोफेसर बावले के अनुसार, बावले ने क्या बात कही उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए इसमें द्वितीयक समंकों को द्वितीयक समंकों को कभी भी उनके मुख मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए, मुख्य मूल्य बताऊंगा अभी क्या होता है आपके। मुख्य मूल्य किसे कहा जाता है, मुख्य मूल्य कह दो या मुख्य मूल्य कह दो, नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि उनके किसके, उस वस्तु के, जब तक कि उनके अर्थ व सीमाओं की जानकारी
उनके अर्थ व सीमाओं की जानकारी, अर्थ व सीमाओं की जानकारी न हो तथा उसके अर्थ व सीमाओं की जानकारी नहीं हो तथा यह सदैव आवश्यक है कि यह सदैव आवश्यक है कि यह सदैव आवश्यक है कि उन पर आधारित किए जा सकने वाले क्या किए जाएंगे, जो तर्क प्रस्तुत किए जा सकने वाले तर्कों की, तर्क कह सकते हैं हम या मत कह सकते हैं, ठीक है, तर्कों की आलोचनाएं की जाए। ये किसने कही साहब? प्रोफेसर बावले ने कहा। पुनः समझ लो एक बार क्या है परिभाषा। बावले ने क्या बताया? बावले ने कहा कि द्वितीयक समंकों को कभी भी उनके मुख्य मूल्य पर, जो मूल्य उस पर अंकित किया गया है उस मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? बता रहा है कि जब तक कि उनके अर्थ व सीमाएं, जो मूल्य निर्धारित किया गया है उस मूल्य का अर्थ से तात्पर्य है कि उस फर्म या अनुसंधानकर्ता को उस मुख्य मूल्य पर, उस वस्तु के मुख्य मूल्य पर उसके उद्देश्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसके अर्थ के बारे में उसे लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसकी सीमा कहां तक है, किस पर निर्धारित है, किस क्षेत्र के लिए निर्धारित है। तो सीमाओं की जानकारी नहीं है तब तक आपको मुख्य मूल्य की सीमाओं की जानकारी न हो जाए तब तक उस वस्तु के मुख्य मूल्यों पर प्रेषित नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उन पर आधारित किए जा सकने वाले तर्क, जो मत प्रस्तुत किए जाते हैं किसी वस्तु के बारे में, जैसे अभी आपके मैगी वाला उत्पाद कुछ वर्षों पहले, लगभग 1 साल पहले मैगी वाले उत्पाद बैन लग गया था, तो विद्यार्थी उसके यानी विद्यार्थी या व्यक्ति है, कोई भी छात्र, कोई बच्चा उस मैगी वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहा था, उसके मुख्य मूल्य को परचेज नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उस जो मैगी वाला प्रोडक्ट था वह बिंदु क्या था, लोगों के लिए क्या रह गया था, एक अविश्वसनीयजनक हो गया था कि आप खाने से नुकसान, शरीर को नुकसान पहुंचता है, पेट को या हमारा जो आमाशय को दिक्कत आती है, तो लोगों ने उसके उद्देश्य में हटा दिया गया उस मूल्य को। जब उसके तर्क अच्छे प्रस्तुत भी आए, जो बाद में अनुसंधान करता जो फर्म का मालिक था उसने दोबारा उसकी जांच करवाई थी, तो जांच में जब सही तर्क प्रस्तुत किए गए तो सही तर्क प्रस्तुत करने के बाद लोगों ने उसका क्रय दोबारा प्रारंभ कर दिया, उस वस्तु को दोबारा खरीदना स्टार्ट कर दिया था। इस प्रकार की आलोचना किया तभी उस व्यक्ति उस वस्तु को हमें परचेज करना चाहिए, नहीं तो उस वस्तु को परचेज नहीं करना चाहिए। उसके मत प्रस्तुत हो जाने के बाद, उसके बिंदु स्पष्ट हो जाने के बाद, उसके उद्देश्य स्पष्ट निर्धारित हो जाने के बाद ये कार्य का संचालन करना चाहिए। उससे पहले हमें कार्य का संचालन नहीं करना चाहिए। समझ आगे सभी विद्यार्थियों को? कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। आगे चलते हैं हम। जो द्वितीयक समंक बताए गए हैं, तो द्वितीयक समंकों का जब प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे जीवन के अंतर्गत, तो उन समंकों को प्रयोग करते समय हमें किन किन बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय, समंकों का प्रयोग करने से पहले निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना
आवश्यक है। तो वो कौन कौन से बिंदु है जिन्हें सामान्यतः विद्यार्थी को ध्यान में रखना परम आवश्यक बताया गया है? तो नंबर 1 डाल लीजिए, प्रथम बिंदु डाल लीजिए कि कौन कौन से बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, गत अनुसंधान के विषय में, जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहला बिंदु क्या हो गया बच्चों हमारा? पहला बिंदु हो गया कि जो अनुसंधान करता है, जो सेकेंडरी डाटा है, जो द्वितीयक समंकों का है, तो द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जो गत अनुसंधान जो क्षेत्र है, जिस विषय के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर रहा है या उद्देश्य को निर्धारित कर रहा है, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए बच्चों? क्योंकि जिन समूहों को हम हमारी फर्म के लिए या हमारे उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, क्या वे समंक, क्या वे डाटा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे या नहीं, इसलिए उनकी क्या कर लेनी चाहिए? हमें जांच कर लेनी चाहिए। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु लिखिए, गत अनुसंधान के समंकों में समानता पाए जाने पर ही उपयोग में लाना चाहिए। यानी जो गत अनुसंधान है, जिस अनुसंधान ने डाटाओं को एकत्र करने का कार्य किया है, उन समंकों में और हमारे जो समंक हैं, हमारे जो डाटा हैं, उनमें एक रूपता पाए जाने पर, अर्थात उनमें समानता, इक्विलिटी पाए जाने पर ही हमें उन समंकों को प्रयोग में लाना चाहिए। यदि वो समंक समान नहीं है, उनमें क्या असमानता पाई जा रही है, समानता का अभाव पाया जा रहा है, तो हमें उन समंकों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? मैंने बता दिया आपको, यदि आप उन समंकों का प्रयोग करोगे, समानता नहीं है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कई विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, समंक को चेक कर लेना चाहिए क्या उसके समंक भी हमारे जैसे थे या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु नंबर 3, तीसरा बिंदु लिखिए। 3rd बिंदु, वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र, वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र, वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र गत अनुसंधान के क्षेत्र से, गत अनुसंधान के क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए। यानी हमारा क्षेत्र भी उसी के अनुरूप होना, ऐसा नहीं है जैसे हम ऐसे कह सकते हैं किसी विद्यार्थी का जो उद्देश्य होता है उस एग्जाम को पास करना या सही अंक हासिल करना होता है, तो जिस विद्यार्थी के जो विद्यार्थी सफल हो चुका है उस विद्यार्थी के हम उपयोग में ला रहे हैं, तो उसका क्षेत्र भी उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ऐसे नहीं है
कि आप अध्ययन कर रहे हो किसी आईएएस अफसर का और आप पढ़ाई कर रहे हो बी 10th वाली, तो इस प्रकार का जो वो आप उपयोग करोगे समंकों का तो आपके आंकड़े गलत प्रस्तुत होंगे, आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कार्यों को नहीं अपनाना चाहिए, यानी जो गत अनुसंधान का क्षेत्र है वह उस अनुसंधान के क्षेत्र के अनुरूप ही होना चाहिए। हो गया हमारा 3 कारण। आगे अध्ययन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लिया बाहुल्य परिभाषा को, आगे पढ़ते हैं। बिंदु नंबर 4, चौथा बिंदु क्या बताया गया है, ये सावधानी आ रही है हमारी, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। 3 बिंदु हो गए। बिंदु नंबर 4, चौथा बिंदु लिखिए कि संग्रहण की रीति पर समंकों के संग्रहण की रीति पर, समंकों के संग्रहण की रीति पर विचार कर लेना चाहिए, रीति पर विचार कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए बच्चों, रीति पर अध्ययन करना चाहिए क्योंकि जिन समंकों का आप पुनः उपयोग में ला रहे हो वे जो समंक हैं या वे जो डाटा हैं, वे डाटा या वे समंक या वे सूचनाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित तो नहीं, यानी वो जिस विधि के माध्यम से आप डाटाओं को एकत्र कर रहे हो, समंक को एकत्र कर रहे हो, वह रीति कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीतियां बताई मैंने बताया प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से। प्रश्नावलियां जो भरी जाती है डाक द्वारा अर्थात प्राथमिक सर्वेक्षण केंद्र में भरी जाती है और प्रगणक के द्वारा स्वयं डोर टू डोर जाकर सूचना को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से उसका जो डाटा को एकत्र किया गया है उसके बारे में मान विद्यार्थी को या उस अनुसंधानकर्ता को पूर्व में ही सोच लेना चाहिए, ठीक है। बिंदु नंबर 5, पांचवा बिंदु लिखिए, समंकों के संग्रहण के लिए, समंकों के संग्रहण, समंकों के संग्रहण के लिए किस प्रविधि, समंकों के संग्रहण के लिए किस प्रविधि, जो प्रविधि अपनाई जाती है, प्रविधि के बारे में आपको पूर्व में बताया, जो प्रविधियां बताई गई है वो कैसे बताई गई है बच्चों, प्रविधियां 2 प्रकार की बताई गई है। कौन सी लिखिए, एक तो है हमारा प्रतिचयन विधि के आधार पर और दूसरा है संगणना के आधार पर। तो प्रविधि का नाम लिख लीजिए प्रतिचयन एवं संगणना। जो प्रविधि बताई गई हमारी, किस प्रविधि का प्रयोग, किस प्रविधि का प्रयोग करना है, प्रयोग किया गया है, ऐसे लो प्रयोग किया गया है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए, इसकी जांच कर लेनी चाहिए, इसकी जांच हमें कर लेनी चाहिए। बिंदु नंबर 6 बिंदु लिखिए, शुद्धता की मात्रा। शुद्धता की जो मात्रा मापी जाएगी वह कैसे मापी जाएगी बच्चों, गत अनुसंधान क्षेत्र का वर्तमान अनुसंधान क्षेत्र से। तो लिख लीजिए गत अनुसंधान, यानी पूर्व वाले जिस अनुसंधान के द्वारा रीति का प्रयोग किया गया है, तो गत अनुसंधान समंकों की शुद्धता का, समंकों की शुद्धता जो प्योरिटी है उसका मापन भी हमें कर लेना चाहिए कि जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं, हमारे जो डाटा व्यक्त किए गए हैं वे डाटा हमारे
अनुसंधान से संबंधित है, किस प्रकार से है, उसके बारे में भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो समंक प्रस्तुत किए गए हैं पूर्व में जिस संस्था के द्वारा समंकों का प्रयोग किया गया है, वे जो समंक है हमारे, वो हमारे उस अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है या नहीं, इसके बारे में भी हमें चेक कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमें सूचनाएं सही प्रकार से प्राप्त हो सके और हमारे समंकों को एकत्र करते समय हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, 6 बिंदु हो गए। 7वां बिंदु लिखिए, सांख्यिकी इकाई का मापन भी कर लेना चाहिए। जो सांख्यिकी इकाइयां प्रयोग में ली गई है, जो यूनिट हमारे समंकों को एकत्र करने में लिया गया है, उन यूनिटों का प्रयोग कर लेना चाहिए, उनका जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाले 3 बिंदु लिख लिए थे आपने, साफ कर देता हूं, आगे 2 बिंदु और आएंगे हमारे। टोटल 9 बिंदु बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? यानी इस इकाई का मापन भी अवश्य कर लेना चाहिए। 8वां बिंदु लिखिए, विभिन्न स्रोतों से जो स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध समंकों की आपसी तुलना, जो आपस में तुलना की जाती है, आपसी तुलना भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए। यानी जो तुलना की गई है आपसी, उन आपसी तुलनाओं को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो तुलना की गई है वो हमारे लिए सही है या नहीं। यानी समंकों का हम जो उपयोग करना चाहते हैं या उपयोग कर रहे हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार से सही साबित होगी। और अंतिम और 9वां जो बिंदु बताया गया वो भी लिख लीजिए कि समंकों के विश्वसनीयता की जांच के लिए पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। यानी जो समंक आप काम में ले रहे हो, अपने अनुसंधान क्षेत्र के लिए आप यूज में ले रहे हो, उन समंकों के पूर्व हमें जांच कर लेनी चाहिए कि वो समंक हमारे लिए सही है या नहीं। तो ये हमारे हो गए जितने समंकों को उपयोग में लाते समय इन प्रकार की 9 प्रकार की जो सावधानियां बताई गई है, इन 9 के 9 सावधानियों का विशेष तौर पर, खास तौर पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। इन सावधानियों के द्वारा ही हम सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा जिसका हम उपयोग किया कर रहे हैं, तो उपयोग करने से पहले इन बातों के बारे में, कमियों के बारे में, उसके अर्थ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही उन समंकों को हमें उपयोग में लाना चाहिए। ये हो गए हमारे सेकेंडरी डाटा। पूर्व में बता चुका हूं आप लोगों को, जो सेकेंडरी डाटा होता है उन्हें दूसरी बार उपयोग में लाया जाता है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, मेरे द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं और इन समूहों का आप पुनः आप उपयोग कर रहे हो, तो आपके लिए जो समंक प्राप्त होंगे या अन्य विद्यार्थियों के जो समंक प्राप्त होंगे, वे समंक कौन से माने जाएंगे बच्चों? सेकेंडरी डाटा माने जाएंगे। मैं दिखा रहा हूं मेरे नोट,
मैं नोट्सों को लिखा रहा हूँ, बिंदुओं को लिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मेरे लिए समंक कैसे होंगे? प्राथमिक समंक। समझा गई बात? मैं यदि ढूंढ के लगा रहा हूँ, खोज रहा हूँ, और यदि इन्हीं समंकों को आप प्रयोग में ला रहे हो, इन्हीं समंकों को आप प्रयोग में ला रहे हो, तो आपके लिए यही समंक जो कैसे माने जाएंगे बच्चों? ये समंक आपके लिए द्वितीयक समंक माने जाएंगे। समझा गया पूर्ण रूप से कि प्राथमिक समंक क्या होता है और द्वितीयक समंक क्या होता है। एग्जाम में मान लो बाय मिस्टेक अंतर में पूछ रहा है, बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, यदि अंतर में पूछ रहा है तो आप अंतर को सही प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। और संगणक और कंप्यूटर संगणक और एएसओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कह दूं तो विद्यार्थी बिंदु आ गए, और ज्योग्राफी विद्यालय वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये तथ्य आराम से स्पष्ट हो चुके हैं, ताकि वे भविष्य में तैयारी करें तो उसमें उन्हें विद्यार्थियों के सामना समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ये हमारे बिंदु बताया गया था आनिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, नोट्स कर लेना, और हमारे चैनल को लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब के बटन, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाना, शेयर भी करना। अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताना, बुरा लगे, बुरा से तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछने का, जानने का प्रयास अवश्य करना। हम यह बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं कई बार कक्षा के अंतर्गत कि अध्यापक से शर्म आने के कारण पूछते नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की शर्म नहीं है, आपको बिंदु समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछने के स्वतंत्र अधिकारी हो यहाँ पर, ताकि आपकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। ठीक है, विद्यार्थी पर शेष पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलिए।